नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब ये मामला उठा कि इस पर जानकारी दी जाए संसद को, बड़ी मुश्किल से संसद में इस पर चर्चा कराने को सरकार तैयार हुई। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उस समय जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने इसमें केवल दुश्मनों को सबक सिखाया है, उनके ठिकानों को तबाह किया है, लेकिन हमारे एक भी सैनिक की शहादत नहीं हुई है, कोई क्षति नहीं हुई है, किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 6 सैनिकों की शहादत को याद किया जा रहा है उसमें, ऑपरेशन सिंदूर में। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और आखिर झूठ बोला क्यों गया। और दूसरी बात यह भी है कि क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोई जानकारी भी नहीं थी क्या, अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि या तो फिर संसद में झूठ बोलने का प्लान जो है वो सरकार का ही था। और रक्षा मंत्री जब ये बयान दे रहे थे उस समय संसद में तमाम मंत्री मेजे थपथपाकर उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन संसद में भी इस तरीके के झूठ बोले जाएंगे और सेना की शहादत का इस तरह से अपमान किया जाएगा, ये शायद किसी ने कल्पना नहीं की रही होगी। कल्पना तो ये भी नहीं की होगी किसी ने कि राम मंदिर के में लूट डकैती डाल ली जाएगी और उसके बाद डकैती डालने वालों को इस तरह से निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ उनको बचाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब हो रहा है और सब देख भी रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या जनता को, 140 करोड़ जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ लिया गया है, या फिर कारण कुछ और है? हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ये सब ऐसा हो क्यों रहा है और समझ क्या रखा है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका इस कार्यक्रम में। उस समय भी ये चर्चाएं चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो बहुत सारी बातें हुई थी, अभी भी हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन इधर काफ़ी बिजी हो गए हैं, नहीं तो 2-4 बार और बोल दिए होते कि हमारे दबाव में आकर हमारी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, अन्यथा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर देंगे। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो सवाल तो उस पर है ही, विदेश नीति पर भी सवाल है। लेकिन सदन के भीतर रक्षा मंत्री इतना बड़ा झूठ बोल देंगे और सैनिकों की शहादत का इस तरह अपमान करेंगे, ये तो बिल्कुल कल्पना से परे है। देखिए मिश्रा जी, असल में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, वो चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे निर्मला सीतारमन हो या नितिन गडकरी हो, सारे मंत्रियों का एक ही शगुफा है जी। वो ये कहते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने हैं और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को देखना है, लॉन्ग टर्म उसका क्या इंपैक्ट होगा इसको नहीं सोचना है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये पहलगांव के अंदर घटना हुई, किसी भी भारतीय के दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न था, पहलगांव हुआ क्यों? भाई असली मुद्दा यह है कि वहां पे, अगर सब जानते हैं, आप भी श्रीनगर गए होंगे, मैं भी श्रीनगर गया हूं। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर आर्मी, पुलिस और सारी पैरामिलिट्री फोर्स रहती है, चप्पे चप्पे पर। कोई आपको तिराहा, दुराहा, चौराहा ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा जहां पे आपको मिलिट्री, पुलिस। अब ये सोचिए कि वहां पे पहलगांव जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, और वहां पे उस वैली के अंदर जहां 2000 पर्यटक थे, वहां पे एक भी पुलिस वाला नहीं था, एक भी आर्मी वाला नहीं था, एक भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस नहीं था, और सबकी व्यवस्था कौन देख रहे थे? हमारे माननीय गृह मंत्री जी, क्योंकि वो गृह मंत्रालय का काम था। और वहां पे ये भी सबको बाद में पता चला कि वहां पे 1 घंटे तक आतंकवादियों ने तांडव किया। अच्छा, वहां पे फिर उसको कैसे टिल्ट किया गया आपको पता होगा। उसको टिल्ट किया गया और माँ बाप से भी कहलवाया गया, जिन बच्चों की वहां मृत्यु हुई थी कि साहब वो हिंदू, ये पूछ रहे थे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, पैंट खोल के देखा और फिर मारा। बड़े हिंदू मुसलमान का नैरेटिव वहां भी चला दिया गया। कारण क्या था कि इस मुद्दे को दबाना चाहते थे, ये इस तथ्य को दबाना चाहते थे कि नालायकी थी, निकम्मापन था कि वहां पे हमारे सबसे सेंसिटिव एरिया में वहां पे आतंकवादी आए, मारा, 1 घंटे तक रहे और चले गए। वरना मैंने आर्मी वालों से बात की तो आर्मी वाले कहते हैं कि साहब ये बात सबको पता होती है, जो आतंकवादी आते हैं वो 5-7 मिनट में गोली चला के भाग जाते हैं, वो 1 घंटे तक रहे वहां। और अगर वहां पे उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई होती घायल लोगों को, तो शायद आधे से ज्यादा लोग बचा लिए गए होते, नहीं बचाए गए, क्योंकि
नीचे तक खबर आई, फिर ऊपर गए, फिर वो टट्टू से लेके आए, पौनी से लेके आए, और तब तक देर हो चुकी थी। असली मुद्दा तो ये था कि वहां ये गलतफहमी क्यों हुई और गड़बड़ी क्यों हुई और शहादत क्यों हुई, उसको उन्होंने मोड़ दिया कि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर में अपने सीना तो चौड़ा करना था जी। भाई। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी सफलता प्राप्त हुई वो राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी या मोदी जी, अमित शाह साहब की वजह से तो हुई नहीं, वो तो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स की वजह से, हमारी डिफेंस फोर्सेस की वजह से हुई। तो ये अब क्या इन्होंने एक नया नीति बना ली है कि डिफेंस फोर्सेस के पीछे छिप जाते हैं और ये बताते हैं कि अगर बुराई आप कर रहे हैं किसी घटना की तो आप डिफेंस फोर्सेस की बुराई कर रहे हैं। भाई वास्तविकता यह है कि हम तो अपनी डिफेंस फोर्सेस को मानते हैं कि विश्व की सबसे अच्छी फोर्सेज हैं, सबसे जाबाज फोर्सेज हैं, अपने देश के लिए मरने मिटने वाली फोर्सेज हैं, लेकिन सरकार निकम्मी है। सरकार जो है वो सेना के पीछे छिप जाती है। फिर उन्होंने कहा जो सेना ने उपलब्धियां प्राप्त की वो सब मोदी जी की वजह से हुआ, और ये भी कहा सो कोई मरा ही नहीं। अरे वहां सिविलियंस भी कितने मरे आपको पता है? पुंछ एरिया में बकायदा बम्बार्डिंग हुई है, वहां पे बम गिरे हैं और सिविलियंस की मौत भी हुई है। अच्छा, जब ये पूछा गया, अब जब मानी बात है, जब सीडीएस कह रहे हैं, जब डिफेंस अटैची कह रहे हैं, जब सब लोग कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ, भाई नुकसान हुआ तो कुछ जान माल का भी नुकसान हुआ होगा। पार्लियामेंट के अंदर झूठ इसलिए बोल दिया कि उस समय ये हवा बनानी थी, हमने एक तरफा हमला किया और एक तरफा हमारी जीत हो गई, जनता के अंदर उन्माद पैदा करने के लिए। जैसे आपको पता है पुलवामा के अंदर हुआ था, आरडीएक्स कैसे आया, क्यों आया, किसकी वजह से आया, किसको दंड मिला, उसको छोड़ के हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अच्छा, फिर मोदी जी ने अपने मुखारबिंद से यह कहा था, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना घुसा हुआ है। अरे वहां अरुणाचल का खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि लोग घुसे हुए हैं, उन्होंने हमारे अरुणाचल के अंदर अपने गांव बसा लिए हैं। और यही बात लद्दाख लेह में कह रहे हैं, यही सोनम वांगचुक कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने अपना बोल दिया। कहते हैं भाई बोल दिया, अब जांच कौन कराएगा, प्रिविलेज मोशन कौन लाएगा, कौन क्या मेरा कर लेगा, मैंने तो झूठ बोल दिया। तो ये कह दिया कि साहब हमारे एक भी आदमी की शहादत नहीं हुई। लेकिन अब आप ये सोचिए मिश्रा जी, भाई जिस घर का बच्चा मरा होगा वो घर तो जाएगा ना, शव तो उसका जाएगा जी। अच्छा, उसको फिर आपको बेनिफिट देने होंगे, फिर उसको सम्मान देना होगा। तो अब ये छिपाए कब तक? लेकिन तब तक अब बात पुरानी हो गई। अब अगर आप इस बात को छेड़ेंगे तो आधे लोग तो उस बात को भूल ही चुके हैं। ये एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिस ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया था, उनके एयरबेसेस को नष्ट कर दिया था। हम जीतने वाले थे, हम पाकिस्तान को तोड़ने वाले थे, उनको घुस गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और उसके बाद मोदी जी ने 3 दिन के अंदर युद्ध विराम कर लिया। तो असली मुद्दों को तो भटका दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब जैसे ये राम जन्मभूमि में चोरी हुई है, इसको भी भटकाने की। आज एक पेपर और लीक हो गया महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में। बिल्कुल वही है। ये नहीं समझ आ रहा है कि अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी बधाई दे रहे हैं कि तुमने रीनीट बहुत बढ़िया करा दिया, तुमने बड़ा अच्छा। अरे यार, एक एग्जाम अच्छा कराओ, 99 खराब कराओ, उसके बाद तुम्हें बधाई मिली है तो कमाल की चीज है। होता तो ये था अभी तक 100 में से अगर एक भी पेपर लीक हो गया तो उस पर दंड मिलता था। अब 100 में से एक पेपर भी ठीक हो गया तो उसके लिए बधाई मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल। लेकिन सर, ये जो सेना की शहादत की बात है, आप उसको इस तरीके से पार्लियामेंट में दो बातें हैं। एक तो आप इतना बड़ा वहां पर झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप सेना की शहादत को इस तरीके से नकार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कि आप सैनिकों को आप बता दे रहे हैं कि कोई शहीद ही नहीं हुआ है, सीधे सीधे। अब उन परिवार के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हालांकि ये तो सोच पूरी देश की जनता रही है कि आखिर आर्मी, सेना के जिसके सम्मान की, जिसके पीछे आप छिप जाते हैं, जिसकी वजह से आप राजनीति करते हैं, आप उनके नाम पर वोट मांग लेते हैं, आप उस सेना का इस तरह का अपमान कर रहे हैं कि उसने शहादत दी है, और आप उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं जनता के सामने। आप उसको मना कर दे रहे हैं कि कोई शहीद ही नहीं हुआ है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसमें भी आप अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। जबकि सेना के 6 जवान इसी तरीके से जो तमाम उसमें जहाज नष्ट हुए थे उनको लेकर भी झूठ बोलते रहे लगातार। और आखिरकार बातें, चीज़ें तो सामने आती हैं। अब फिर ये बात सामने आई है, मंदिर में आप लूट ले रहे हैं और लुटेरों को आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मंदिर में लोग चंदे की लूट कर रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो अच्छा होगा। कैसे इसको कहा जाता है कि ये गुड गवर्नेंस है? ये मतलब क्या उस गुड गवर्नेंस का पैमाना क्या है, पैरामीटर क्या है?
जिसको ये नहीं, गुड कौन गवर्नेंस कहता है कहते हैं? गुड गवर्नेंस? मिश्रा जी, कहता कौन है कि गुड गवर्नेंस? सरकार कहती है। ये मोदी जी कहते हैं। जी हाँ। अच्छा, वो क्या नाम है, वो शेट्टी कौन से एक फिल्म कलाकार हैं, वो कहते हैं। हाँ, ये रूबिका लियाकत कहती हैं, ये चित्रा त्रिपाठी कहती हैं, ये अंजना ओम कश्यप कहती हैं। चंपत लेकिन राय देश भी की कहते जनता हैं। क्या कहती है? चंपत राय भी कहते चंपत हैं। राय भी कहते हैं, और चंपत राय को मोदी जी कहते हैं। हम्म। भाई, अब आप ये सोचिए, आपने ट्रस्टी छांट छांट के ऐसे लोगों का बनाया। हम्म। अगर मान लीजिए चारों शंकराचार्य इस ट्रस्ट के अंदर होते तो आप समझते ये चोरी हो पाती क्या? कभी नहीं होती। भाई, शंकराचार्य जी का जीवन आप जानते हैं, कितने ज्ञानी विद्वान, वेद और शास्त्रों के प्रणेता और एक प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति। अच्छा, उनके पास इतना, लेकिन उन्हें नहीं बनाया, बनाया सब विश्व हिंदू परिषद वालों को। अब आप ये बताइए, सारा खड़बंडल है, सब चोरी डकैती हो रही है। वहां पे वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमने 1 करोड़ रुपए दिया था, एक चांदी का मुकुट दिया था, उसकी रसीद चंपत राय ने नहीं दी। अच्छा, दिया सबने चंपत राय को है। हाँ जी सबके हाँ, पास चंपत राय की फोटो और वीडियो है। बिल्कुल सिंधी जी। समाज कह रहा है कि हमने 200 किलो चांदी दी और हमारे रसीद है, ट्रांसपोर्टेशन है, चंपत राय के साथ फोटो है, और चंपत राय जो है उनको कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। और वहां जो कांड पता चला क्या हो रहा था, आप सोचिए, तो छोटी सी बात है जी। भाई। टिन्नू, जो क्या नाम है उनका, टिन्नू यादव जो हैं, जो अभियुक्त बने हैं और जेल गए हैं, उनका वो तो ड्राइवर थे ना। हाँ। किसके ड्राइवर थे वो? चंपत राय के चंपत ड्राइवर राय थे। जी। इसका माने चंपत राय ने एक ड्राइवर को विशेष आदेश करके नोटों के गिनने में, निगरानी करने में लगाया था। वरना ड्राइवर का काम नोट गिनने से क्या? भाई, नोट गिनने वाला ड्राइवरी नहीं करेगा, ड्राइवरी करने वाला नोट नहीं गिनेगा। तो चंपत राय उसमें बिल्कुल पूरी तरह से इन्वॉल्व है। फिर वहां करते क्या थे, ये बैंक अफसर भी आते थे नोट गिनने। ये क्या करते थे, जब 1-1 लाख की गड्डी बनानी होती थी, तो 1 लाख की गड्डी में मान लीजिए 500 के 200 नोट होने चाहिए जी। 200 नोट के बजाय उसमें 400 नोट बांध देते थे रबर बैंड से। अच्छा, जब वो रास्ते में जाते थे, उसमें 200 आधे नोट निकाल लेते थे और आधे बैंक में जमा हो जाते थे। तो गड्डी देख के, अच्छा, सब मिली भगत थी आपस में, ऊपर से नीचे तक। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज होता था, सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया। हर चोर डकैत यही करता है। तो मतलब पूरा समझ में आ रहा है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलाफ वो हुई है। जितने सर्वे हो लोगों के कर रहे हैं, अयोध्या के अंदर लोग सर्वे कर रहे हैं, हर आदमी का ये विचार है कि हमारे दान दक्षिणा पे हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और उस पार्टी ने किया है जिसने हमारी भावनाओं का सबसे ज्यादा शोषण किया है। जी जी। अच्छा, राम मंदिर के अंदर फूल ले जाना मना है। सोमनाथ मंदिर आप जाइए, मैं सोमनाथ मंदिर गया था दर्शन करने, फूल ले जाना मना है। फूल नहीं ले जा सकते आप। मिठाई भी अंदर ही खरीदनी पड़ेगी मंदिर के। आप क्या फूल नहीं ले जाएंगे? जब मिठाई आपके पास नहीं होगी तो मानी बात है, आपको पैसा ही चढ़ाना पड़ेगा। तो यह है सीधा, भैया हमें पैसे से मतलब है, हमें फूल और मिठाई से मतलब नहीं है। और यहां पूरी लूट हो गई। लोग 1000-500 करोड़ के बोरे भर भर के पैसे गए बेंगलोर, एक बड़े व्यक्ति के। तो सारा का सारा वीएचपी, एक मौसेरा भाई, एक आरएसएस, एक बीजेपी, एक बजरंग दल, सभी लोगों ने मिल बांट के अपना सा खा पी लिया। और हम लोग श्रद्धालु जो बेचारे वहां जाके दान दक्षिणा चढ़ाते थे, सोच के कि प्रभु हमें कृपा करेंगे हमारे पे, और सारे डकैत खा गए, राक्षस खा गए। इन्हें तो फांसी मिलनी चाहिए। दे शुड बी हैंग्ड इन अयोध्या। अगर इनको फांसी मिल जाएगी तो हमारी हिंदू भावनाओं को तब भी कम ठेस पहुंचेगी। वरना इन्हें जिस प्रकार से छुड़वैयों को पकड़ लिया है, बड़े बड़े जो हैं वो इसी बात में राजा बने जा रहे हैं कि साहब हम इस्तीफा दे देंगे। अरे इस्तीफा दे दोगे, ये एहसान है तुम्हारा? तुम तो डकैत हो, तुम तो चोर हो, तुम्हें तो कोड़े पड़ने चाहिए, चौराहे पे तुम्हें कोड़ों से मारना चाहिए। वैसे एनकाउंटर कर देते हो तुम। किसी बिल्डिंग के ऊपर से कोई पत्थर फेंक देता है तो उसकी बिल्डिंग को बुलडोजर से तोड़ देते हो। लेकिन जो बीएचयू के अंदर 3 लड़कों ने लड़की के साथ अनाचार किया था, और सीसीटीवी में फुटेज में आ गया था, जो कि बीजेपी का आदमी थे तीनों, उनको कोई बुलडोजर नहीं टूटा, उनको कोई दंड नहीं, उनका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। और इनका चंपत राय का एनकाउंटर क्यों नहीं होता भाई? इनके पैर पे गोली क्यों नहीं मारी जाती? अच्छा, ये एक चीज ये देखिए कि हाँ, ये जो 8 लोगों को के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसको इतनी बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया गया। और वो वहीं पर
उनके खिलाफ, चंपत राय के खिलाफ इतना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते रहते हैं, तारीफ कर रहे हैं कि हमने 15 दिन कहा और 15 दिन के भीतर कार्रवाई कर दी। अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है कि उसने लिखा क्या है। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट कोई बहुत क्रांति नहीं कर देने वाली है, सबको पता है कि क्या वो रिपोर्ट आएगी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी कौन सी मजबूरी है, विवशता है, जो वो भी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम नहीं डलवा पा रहे हैं या कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र ने तो इनको भेजा है, विश्व हिंदू परिषद के ये उपाध्यक्ष हैं, सारी चीज़ें हैं, आरएसएस के लोग हैं, तो क्या यही सारी जो मजबूरियां हैं वही योगी आदित्यनाथ के सामने भी हैं? सीधे सीधे मान लिया जाए कि इस लूट में सारे लोग शामिल हैं। भाई कैसे स्वीकार कर लें कि डकैती पड़ी है? जी, नपेड़ खुद कह रहे हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, कि हाँ डकैती हुई है, चोरी नहीं हुई है। अरे भाई डकैती हुई तो डकैती की सजा दो ना। हाँ। अब योगी आदित्यनाथ अगर चंपत राय को अरेस्ट करा दे, मान लीजिए, जी, या अनिल मिश्रा को अरेस्ट करा दें, इसका माने कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डकैती हुई है। अभी तो छुटभैयों को करिएगा और इनको देखिएगा 1 महीने में बेल भी मिल जाएगी, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उनको केस को प्लीड ही नहीं करेगा। आपको पता है काशी के अंदर एक मुसलमान लोगों ने पार्टी की थी, गंगा के ऊपर बियर पी थी और मुर्गा खाया था जी। 3-4 महीने जेल में रहे वो। अच्छा, यही काम वहां बीजेपी के एक हिंदू कॉर्पोरेटर ने किया जी। 24 घंटे के अंदर बेल मिल गई। हाँ, बाहर आ गए आराम से। क्योंकि सबको तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, जज साहब क्या करें उस पर। अब वो जाके वकीली खड़ा होके कहेगा कि साहब ठीक है, एक चेतावनी दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई, जब प्रोसिक्यूशन ही कह रहा है कि चेतावनी देके छोड़ देते हैं तो हम काहे झगड़े पड़े। और वहां पे उन्होंने हिंदू भावना का, अभी एक केस हुआ है कहीं पर, वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बाद में जब पुलिस पकड़ती है तो पता चलता है हिंदू लोग हैं वो जानबूझकर हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ना, देश को कमजोर करना। हम लोग अपनी जान लगाए हुए हैं किसी तरह देश की एकता अखंडता बच जाए, और ये लोग जान लगाए हुए हैं किसी तरह से देश को तोड़ दिया जाए। और इधर छात्रों के साथ क्या हो रहा है कि एक के बाद एक इतना हंगामा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है नीट को लेकर, और पूरे देश में लगातार धरना प्रदर्शन और ये कैंडल मार्च, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। छात्र बेचारे परेशान हैं। एक और परीक्षा लीक हो जा रही है, एक के बाद एक, और जो शिक्षा मंत्री हैं बिल्कुल चौड़े से कहते हैं कि ये सारे जो प्रदर्शन करने वाले हैं तो सब क्या हैं, टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। उनकी निगाह में ये सारे आतंकवादी हैं। अपनी मांग को लेकर अगर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो वो सारे आतंकवादी, देशद्रोही। बहुत आसान है इन सबको बना देना, और यहाँ लूटे जा रहे हैं पूरे देश को, भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। वो सब देश प्रेमी हैं और भक्त हैं, और उनको सब कुछ, सारे तमगे उनको मिल रहे हैं। मतलब एक अजीब सी व्यवस्था है कि इसको क्या कहा जाए। उससे ज़्यादा हैरानी की बात प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ये है कि अभी तक ये, अगर हम मंदिर के मामले को देखें तो आरएसएस के किसी भी बड़े पदाधिकारी का कोई एक बयान हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, कल उनका एक बयान आया था कि बड़े संतुष्ट हैं यूपी सरकार की कार्रवाई से, एसआईटी बनी और 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन आरएसएस की ये खामोशी क्या बता रही है? भाई सबकी मिलीभगत है, आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, बीजेपी हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोदी जी हो, कोई हो, सबकी मिलीभगत है। भाई देखिए, ये तो आप सोचिए, छोटी सी चोरी भी हो जाती है जी। अगर आप, कई बार आपने केस सुना होगा कि किसी कंडक्टर ने बस के अंदर 10 रुपए का टिकट 20 रुपए में बेच दिया, वो पकड़ा गया। 10 रुपए की चोरी में 2-4 साल जेल में रह आया वो। यहां करोड़ों रुपए की चोरी है और भावनाओं की चोरी है। भावनाओं की चोरी और अमानत में खयाना। ट्रस्टी हो भाई आप जी, आप ट्रस्टी हो, आपका, हमने आप पे ट्रस्ट अपोज किया, हमने दक्षिणा और चढ़ावा जो भी दिया है आपकी वजह। 2 करोड़ की जमीन खरीदते हैं, 18 करोड़ रुपए में ट्रस्ट खरीद लेता है। अच्छा, इनकम टैक्स में कोई नोटिस भी नहीं देता है, वरना आप जरा कर लीजिए। आप अभी आज सुबह प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदिए और शाम को 20 करोड़ की बेच दीजिए, अगले दिन ना आपके यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सब आ जाए, वहां नहीं जाएगा। अच्छा, गरीब जनता के मकान तोड़ दो, उनको सब कुछ कर दो। लेकिन अब धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है, ये जो जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है, इससे कम
जी। जो बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो इंस्टाग्राम देखते हैं और जो ये सब चीजें देखते हैं, वो देख रहे हैं कि उनके बिरादरी के साथ, उनकी जनरेशन के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। बाकी जंतर मंतर सफल हो ना हो, ये लाठी मार के मार मोर के अपना निकल जाए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक मैसेज जा रहा है, और क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इसके पीछे, ये पूरे विश्व के अंदर खबर जा रही है कि उनको दहशतगर्द आप बता रहे हैं, और पेपर आज भी लीक हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। धंधा बना लिया इन लोगों ने, धंधा बना हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल एक चैनल बना हुआ है कि आप उसको, आप शिक्षा मंत्री जो है वो एनटीए को सर्टिफिकेट दे दें, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को सर्टिफिकेट दे दें, और छात्र जो है वो भी लाखों छात्र ये अपनी किस्मत को रो रहे हो कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। एक बार पेपर लीक हो रहा है, फिर पेपर होगा, फिर लीक होगा, फिर पेपर होगा। भाई जो दोबारा नीट की परीक्षा हुई उसमें भी धांधली की शिकायतें आई, लेकिन सारी शिकायतें अब वो पता नहीं कैसे दबा दी गई, जो कुछ भी हुआ। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पर जिस चैनल से काम हो रहा है कि सरकार को लगता है कि अब ये तरीका है। अब यहीं पे फिर बात वो भी आ जाती है, किसका मतलब सरकार को ना तो आस्था, लोगों की भावनाओं की कद्र है, आस्था की कद्र नहीं है उनको, लोगों के वोट की। यहाँ पर अगर इतनी बड़ी संख्या में युवा बाहर निकले, महीनों से वो आंदोलन कर रहे हों, तो सरकार को एक कहीं ना कहीं उसको डर लगता है। लेकिन सरकार को किसी जनता की नाराज़गी का कोई डर नहीं है, एक पैसे का डर नहीं है। प्रधानमंत्री जी फिर चले गए विदेश, लोगों से उन्होंने कहा कि भाई आप लोग साल भर विदेश यात्रा मत करिए, और जिस दिन उन्होंने ये अपील की उसके बाद ये उनकी तीसरी यात्रा है, और लंबी लंबी यात्राएं बाकायदा हफ्ते भर की, 5 दिन की, 2 दिन 3 दिन, इस तरह से वह यात्राएं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल उनको कोई सरकार को, बीजेपी को किसी तरह का देश की जनता की नाराज़गी, उसकी खुशी, उसका कोई उससे उनको लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है उसका। देखिए, असली मुद्दा यह है कि उनके पास, उन्हें पता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता है और चुनाव आयोग है जी। अब ये देखिए पंजाब के अंदर इलेक्शन में कितना गंदा खेल ये भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। अब बंगाल में खत्म हो गया, बंगाल में घुसपैठिए खत्म हो गए, वहां पे खत्म हो गया किस्सा, जैसे बिहार में हुआ था। अब पंजाब में इन्होंने क्या किया है देखिए भाई। आज की तारीख में पंजाब के अंदर 50% पॉपुलेशन सिख है और 50% नॉन सिख है। पहले सिख पॉपुलेशन ज्यादा होती थी, अब बिहार यूपी के लोग जाके पंजाब में बस गए हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन 50-50 हो गई है। कितना गंदा खेल है जरा देखिए। उत्तराखंड की सीमा पर, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में कि निहंग आए हैं, नंगी नंगी तलवारें लिए हुए हैं, पुलिस से भिड़े हुए हैं, और मतलब सिखों को, सिख कम्युनिटी को बैड लाइट में दिखाना जी। अगर ये कोई और समूह होता 5 मिनट के अंदर पुलिस कंट्रोल कर लेती। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं, बकायदा दिखा रहे हैं कि वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस हाथ जोड़ रही है, पुलिस खड़ी हुई है। इसका मन है वो दिखाना है कि सिख जो होते हैं ये एग्रेसर हैं, जिससे पंजाब के अंदर हिंदू मुसलमान तो चलेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान तो बहुत ज्यादा है नहीं, हिंदू सिख चला दो जी। अच्छा, हमारी बात है कि जो अकाली दल है वो भी सिख लीडरशिप है, आम आदमी पार्टी की भी सिख लीडरशिप है, कांग्रेस की भी सिख लीडरशिप है। अब भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू लीडरशिप उठा के पंजाब को हिंदू मुसलमान बांट देगी और पंजाब इलेक्शन जीत जाएगी। इनका केवल मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग हमारे पास है, हम जो भी धर्म के विभेद फैलाएंगे, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, कोर्ट कुछ नहीं करेगा। अपोजिशन करेगा तो उसको नोटिस मिल जाएगा तुरंत जी। जैसे ममता बनर्जी को नोटिस मिल गया, इन्होंने धर्मांधता फैलाई, जबकि योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी कुछ बोलते हैं, उन्हें कोई नोटिस नहीं मिलेगा। अरे खुद और यहाँ पे देखिए खुद प्रधानमंत्री क्या क्या बोल देते हैं, कोई नोटिस नहीं मिलता है, वहां संज्ञान तक नहीं लिया जाता है। बहुत मुश्किल से फिर पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस दिया गया था, मतलब तब चुनाव आयोग ने पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस दिया कि भाई आपकी पार्टी के नेता इस तरह से कह रहे हैं। तो ये तो खैर बिल्कुल जिसको कहा जाए कि कोई समझे ना, लोग समझ में तो लोगों के आ रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि चूँकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको लोक की, यानी पब्लिक की, जनता के वोट
की चिंता आपको अगर नहीं है, तब तो फिर आप जो कुछ मन में आएगा आप करेंगे और लोग उसको देखेंगे, और वो चीज़ें सारी दिखाई पड़ रही हैं। सबसे जो एक हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह की चीज़ों को जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो उज्जैन की ज़मीन का घोटाले का मामला हो, चाहे अब ये राजनाथ सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं, मतलब सोच के अजीब सी हैरानी हो रही है कि लोकसभा में, संसद के भीतर देश का रक्षा मंत्री इतना बड़ा झूठ बोल देगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोल रहे हैं। 6 शहीद हुए थे, उसकी खबर तो तब रही ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि उनको आज खबर मिल रही है, और लेकिन उस समय उन्होंने इस तरीके से बोल दिया, और इसका मतलब ये रहा होगा कि हम कुछ भी बोल दें, लोगों की मजबूरी है कि वो समझें, यही चीज़ समझें जो हम कह रहे हैं। नहीं देखिए मिश्रा जी, असल में ये भावना अगर हो जाए सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। भाई सभापति कोई निर्णय लेंगे नहीं, कोर्ट कोई निर्णय लेगा नहीं, राष्ट्रपति कोई निर्णय लेंगे नहीं, चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार गुप्ता बैठे हैं तो इलेक्शन में हारेंगे नहीं, तो डर किस बात का है। वही तो भाई जो जंतर मंतर में हो रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि जिस पार्लियामेंट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़ा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वो फील्ड में काम करेंगे, वहां के जनता से संवाद करेंगे। ये होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। हम तो 1 महीने से चिल्ला रहे हैं, उद्धव ठाकरे को उतरना चाहिए, ममता बनर्जी को भी उतरना चाहिए, अखिलेश तेजस्वी को भी उतरना चाहिए। अरे यही तो होगा ना, जेल में डाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, 2-4 घाव लगेंगे, लेकिन जनता के सामने उतरो तो कम से कम। राजनीति करते हो भाई जी, तुम्हारा काम अपने घर में बैठ के एसी रूम में बैठ के ट्वीट करना थोड़ी है। जनता के सामने जाओ तो उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, बाकी लोग भी उतरे, देखते हैं कैसे क्या होता है। और अगर इन्होंने चुनाव आयोग को कंट्रोल नहीं किया और निष्पक्ष चुनाव इंश्योर नहीं किया, पंजाब भी हारेंगे, ये उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, अखिलेश भी हारेंगे। भाई सीधी सी बात है, डकैती के बावजूद हारेंगे। जैसे किसान आंदोलन के बावजूद जीत गए थे ये जी, वैसे ही इस बार फिर जीत जाएंगे। फिर अखिलेश यादव को फिर वही उनकी सपा को तोड़ेंगे, फिर अखिलेश यादव को पार्टी से निकलवाएंगे, यही सब खेल चलता रहेगा। भैया चुनाव आयोग की दवा करो ना, जो बेईमानी करा रहा है जी। अब वो कह रहा है पासपोर्ट साहब हमारा सिटीजनशिप का, अच्छा अब एक नया वो आ गया है, सालवे साहब ये कह रहे हैं विदेश के अंदर सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र है। अब सालवे साहब इतने बड़े वकील हैं, मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि एक डॉक्यूमेंट विदेश में तो इंडियन सिटीजनशिप निर्धारित करता है, इंडिया के अंदर नहीं, अपने देश में नहीं करता। ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है भाई? ये एक जगह सिटीजनशिप दिखाता है, दूसरी, लेकिन अब सालवे साहब हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल बात माननी पड़ेगी, लेकिन आखिर नहीं है तो आपके क्या है, फिर आप उसको स्पष्ट करिए। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ये जिस तरीके से सरकार का ये जो चीज़ें चल रही हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रंट पर, और इन सब के बावजूद सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है कि देश का कौन सा तबका नाराज है, हमारा समर्थक वर्ग नाराज है, विरोधी तो चलो नाराज हैं, उनकी बात तो छोड़ ही दिया जाए, देश का युवा इस तरीके से नाराज है, उसको लेकर भी उनके अंदर नहीं। अब आप अब इसी में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ये बात भी आ रही है कि अग्निवीर फिर इसीलिए लागू किया गया। अग्निवीर में तो आपको कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है, आपने तो उसको एकदम एक तरीके से 4 साल के ठेके पर रख लिया, उसकी जान जाए कुछ हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और अब तो और ज़्यादा स्पष्ट हो गई कि जब आप सेना के, एयरफोर्स के और आर्मी के 6 जवानों की शहादत को आप नकार दे रहे हैं, तो आर्मी की तो उसके साथ अग्निवीर के साथ तो कुछ भी हो जाएगा, आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कितना अपमानजनक है कि अगर एक बच्चा जो अग्निवीर बना था और वहां जाके देश के लिए शहादत देता है जी, उसको कोई सम्मान नहीं, उसको जैसे बाकी कोई जवान की मृत्यु होती है, बलिदान होता है, तो गांव के अंदर जाते हैं, बाकायदा उसको सल्यूट करते हैं, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। अब वो अग्निवीर को कोई नहीं, फिर उसका कोई पेंशन नहीं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, परिवार को कोई, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा है हमारे देश में, गरीबी इतनी ज्यादा है कि माँ बाप कहते हैं चलो 40 साल की नौकरी मिली, कुछ तो मिला, कुछ तो पैसा मिला, वो वाली हालत है, इसलिए लोग अग्निवीर भी बन रहे हैं मजबूरी में। अब ये राहुल गांधी ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, सबको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देंगे। हर जगह लूट मची हुई है, हर जगह, लेकिन असली कारण यह है कि जनता की बात का असर सरकार में नहीं है। उसका मुख्य कारण यही है कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उनके वो हैं, जैसा चाहते हैं वो कर देते हैं।
वोट हम किसी को भी दें, जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, चाहे डकैती राम मंदिर के अंदर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। अरे तो भगवान श्री राम भी अगर इस समय धरती पे उतर आए हैं तो ये उनको भी एंटी हिंदू बता के जेल के अंदर बंद कर देंगे। बिल्कुल कोई आश्चर्यजनक नहीं है, कोई हैरानी नहीं है। शंकराचार्य तक को तो इन्होंने देश विरोधी बता ही दिया है, और वो शंकराचार्य फिर ये सारा घोटाला जो है वो पहले से ही इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि आपको जब जनता के वोट की, जनता के समर्थन की चिंता नहीं है, उसके विरोध की, उसकी नाराज़गी की चिंता नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप अपने जीतने का एक इंतज़ाम पहले से किए हुए हैं, और कैसे किए हुए हैं, देश की जो संवैधानिक संस्था है उसको आपने कब्जे में कर लिया है, तो फिर क्या कुछ होगा। लेकिन कहीं न कहीं से रास्ता इन्हीं सब चीज़ों के बीच से ही निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और तमाम बातों पर, मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी, आपने बहुत सारी जानकारी भी दी। अब देखना यह है कि क्या जिस तरीके से अब ये चाहे सेना के साथ किया गया, सेना की शहादत का अपमान किया गया, या फिर जिस तरीके से जगह जगह घोटाले और घपले हो रहे हैं, मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, उस पर सरकार की खामोशी टूटती है या नहीं टूटती है। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।